हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जेई और नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल समय आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का जो जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो होगा जनवरी में, और वो भी होगा आप लोगों का 26 to 31 जनवरी के आसपास। जो जेई वाला अटेम्प्ट है, ठीक है, वो आप लोगों का होगा 26 से 31 जनवरी। लेकिन बच्चों ये मैं आप लोगों को किसका डेट बता रही हूँ? फर्स्ट अटेम्प्ट का। किसका डेट बता रही हूँ? फर्स्ट अटेम्प्ट का। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट आप लोगों का अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। सेकंड अटेम्प्ट आप लोगों का 6, 8, 10, 11 और 12 अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब तो आप लोगों की डेट आ चुकी है। और इसके अलावा आपका जो सेकंड अटेम्प्ट है, नीट वाला जो अटेम्प्ट है, वो आप लोगों का होगा मई में। कौन सी मई को होगा? 7th of the मई। ठीक है, तो आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि जेई वाले बच्चों के लिए सबसे टेंशन वाली बात ये है कि उनका जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है। बहुत सारे बच्चों के पास, मेरे पास कल भी मैसेज आया कि मैम हम लोग किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। 25 डेज़ हमारे पास बचे हैं। 25 डेज़ में हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। मैम हम किस तरीके से इसका रिवीजन प्रॉपर्ली कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कर सकते हैं? तो बच्चों आप लोगों के पास जेई वाले जो बच्चे हैं उनके पास मेनली होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और आपने देखा होगा कि इनमें से कोई 2 सेक्शन आप लोगों के बहुत लेंदी होते हैं। ज़्यादातर या तो मैथ्स का पेपर आप लोगों का लेंदी होता है, या फिर आप लोगों का फिजिक्स का पेपर लेंदी होता है। केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का मॉडरेट लेवल का रहता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होता है। बात करूँ यदि मैं आप लोग किस तरीके से, क्योंकि आई मीन केमिस्ट्री एजुकेटर, तो मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अपना केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें बच्चों केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ है आजकल, जेई में भी और नीट में तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन जेई में भी आप लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो आप लोगों का टॉपिक है कौन कौन सा। सबसे पहले यदि हम लोग स्कोरिंग टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन चारों से तो बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। आप लोग एनसीईआरटी को रीड आउट कर लो, इसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पकड़ लो कि जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कितने लॉन पेयर हैं, कितनी ड्रग्स होती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स, जैसे हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 3 पार्ट्स में ये टॉपिक दिखता है, सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री। राइट, तो बच्चों आप लोगों से जो ड्रग्स के नेम है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ड्रग्स के नेम आप लोग अगेन एंड अगेन बार बार आप लोग याद कर लो, उसे लिख लिख के बिल्कुल रट लो, सेट कर लो दिमाग में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। उन बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसी मेंटलिटी वाले बच्चों को, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इन 4 चैप्टर्स का बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी को घोट के पी लो, क्योंकि इसमें जो भी 4 चैप्टर हैं उसमें पूरा एनसीईआरटी आप लोगों से पूछा जाता है एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके अलावा यदि हम बात करें पॉलीमर्स की, तो पॉलीमर्स में आप लोगों से पूछा जाता है मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, पॉलीमर इसका क्या बनेगा, और इसके अलावा जैसे बैकेलाइट का रिएक्शन आप लोगों से पूछा जाएगा, मोनोमर यूनिट से जनरली इसमें पूछी जाती है। और बायोमोलिक्यूल्स की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, कितने किराइल कार्बन प्रेजेंट होंगे, क्या रिएक्शन होती है, एनोमेरिक कार्बन किसे को कहते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करके चलनी है। सब आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, इन सब बातों का आप लोगों को यहाँ पे कवर करके चलना है। राइट, उसके बाद बच्चों आप लोगों का बायोमोलिक्यूल हो गया। सरफेस केमिस्ट्री भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका अधिशोषण, ठीक है, एड्जॉर्प्शन, उसके बाद फिर आप लोगों का आता है उत्प्रेरक वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हो कैटलिस्ट, और थर्ड वाला जो आप लोगों का पार्ट है वो आप लोगों का आता है कॉलॉइड्स। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल जो भी इसमें जैसे हार्डी-शुल्ज़ रूल है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड नंबर है। उसके अलावा जो भी आप लोगों का कैटलिस्ट वाला पार्ट है जैसे ZSM5 जियोलाइट्स वाला जो पार्ट है, उसके अलावा और जो एड्जॉर्प्शन वाला पार्ट है उसमें
दो आइसोथर्म्स आप लोगों को दे रखे हैं, दो आइसोथर्म्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिज ऑप्शन से रिलेटेड जो भी उसमें फैक्ट्स तरीके हैं वो सारे आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से एनसीईआरटी में आप लोग ये सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। दूसरा बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि मैम हम लोग किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी भी, क्योंकि रिवाइज करना दैट इज़ द डिफिकल्ट थिंग कि हम लोग तीनों सब्जेक्ट को किस तरीके से रिवाइज करें। तो बच्चों सबसे पहली बात आप लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस बना के रखनी है, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके तीनों सब्जेक्ट्स में होगी तभी आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, अच्छी रैंक गेन कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो होती है ओवरऑल एनालिसिस, कि आप किस तरीके से ओवरऑल एनालिसिस करते हो अपने सब्जेक्ट पे। दूसरा आप लोगों को जो भी आता है, जो भी सब्जेक्ट आता है उसका जो भी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? रिवीजन ऑफ द कंसेप्ट। किससे करेंगे? कॉन्सेप्ट के रिवीजन से। आप लोग ये सोचते हो, बहुत सारे बच्चों की मेंटलिटी ये होती है कि हम लोग 1000 2000 कितने क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन बैंक जगह जगह अवेलेबल है, सबको आप लोग अपने सिर पे थोप लोगे और 25 डेज आप लोग के ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर आप लोगों का कुछ मतलब कुछ भी आप लोग उसमें डीमोटिवेट सा फील करते हो, यार हमारा तो कुछ कवर नहीं हुआ। तो आप लोग क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग जहाँ से भी स्टडी कर रहे हो, जैसे ईटूज़ इंडिया के जो बच्चे हैं उनको तो उनके टीचर्स प्रॉपर्ली नोट्स बनाते ही हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली नोट्स, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो मेरे बैच के बच्चे उनको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बताएं। तो एग्जाम्पल्स आर मोर देन एफिशिएंट, मतलब मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रख के चलनी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए करें। जो भी आप लोग करो 100% परफेक्शन के साथ करो। आप लोगों ने भले ही 1000 2000 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप लोग कुछ भी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे जेईई के अंदर। मेनली जेईई में, क्योंकि नीट में, जेईई और नीट दोनों में नए नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि हम उस नए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, और क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप रिवाइज करो। जैसे यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, जो आपका जीओसी आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, बेसिक पार्ट है, उसको आप लोग कवर करोगे। नॉमेनक्लेचर से आपका एक क्वेश्चन आता है आईयूपीएससी से रिलेटेड, तो आईयूपीएससी के जितने भी रूल्स हैं वो आप लोग अच्छे से उनको एक बार रिवाइज कर लो कि हम लोग किस तरीके से इसका आईयूपीएससी नाम निकाल सकते हैं। मान लो आप लोगों को कोई अननोन कंपाउंड भी दे दिया जाता है, तो आप लोग उसको किस तरीके से डील करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी आप लोगों को सीखने हैं किस तरीके से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बार आपसे काउंटिंग पूछ ली जाती है कि इसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है बच्चों कि आप लोग काउंटिंग में मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। बहुत सारी बार कर देते हैं हम लोग काउंटिंग में मिस्टेक। डिग्री ऑफ कार्बन में भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। तो काउंटिंग पे विशेषकर ध्यान दो। जो भी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों का टाइम वहाँ पे बहुत फास्ट चलता रहता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग प्रॉपर जो भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम के लिए जो टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप लोग उस समय पे या फिर आप उस क्वेश्चन को करने में प्रॉपर्ली कितना टाइम ले रहे हो, दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईई एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये सारे टिप्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा, आप लोग जैसे आप लोग सोचते हो कि मैं 1000 क्वेश्चन लगा लूँगा, 2000 क्वेश्चन लगा लूँगा, 3000 क्वेश्चन लगा लूँगा, ठीक है, तो मेरा जेईई में सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल बच्चों, आप लोगों का ये सोचना गलत है, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की बजाय सीधा PYQ, सीधा आप क्वेश्चन पे जाते हो, तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं हो पाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोग क्या सॉल्व करोगे, PYQs। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PYQ सॉल्व करो, उससे आप लोगों को पैटर्न पता लगता है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में या 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट किस तरह से फॉलो हुआ है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करो, उन चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से आप लोग सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी पता लगेगी कि हाँ, इस चैप्टर से मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आए थे। तो बेसिक आइडिया हम लोगों को लग जाता है कि हाँ, इतने इतने चैप्टर से हमेशा हमारे इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आप लोगों का जीओसी हो गया, तो उसमें एसिडिटी बेसिसिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछी जाती है, मॉस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मॉस स्टेबल आइसोमर, मॉस स्टेबल कॉन्फर्मर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं बात करूँ ऑर्गेनिक में, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज में आप लोगों को टिप्स बताती हूँ किस तरीके से करना है।
सब्जेक्ट ये तो आप लोगों का एनसीईआरटी से हो ही जाएगा, वेरी थ्योरेटिकल पार्ट एनसीईआरटी से आप लोगों का ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का आता है ऑर्गेनिक वाला पार्ट। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक की बात करती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल टॉपिक कवर करने, कौन सा है आपका जीओसी, ठीक है, आइसोमेरिज्म और आप लोगों का एक और पार्ट है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म वाले पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, मैकेनिज्म वाले पार्ट में आप लोगों को जितनी भी मैकेनिज्म है SN1, SN2, E1, E2, ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, ESR, ये सब आप लोगों को कवर करके चलनी है। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये सब आप लोगों को मैकेनिज्म वाला पार्ट याद होना चाहिए कि किस तरह का मैकेनिज्म आप लोगों को पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन में जनरली एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसके अलावा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स वाला जो चैप्टर है SN1, SN2 वहाँ पे रिएक्शन होता है, और इसके अलावा जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला रिएक्शन है वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लोगों को सब चीज़ें पता होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आप लोगों का आता है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस को बच्चों आप लोग जितना ज़्यादा कवर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से आप लोगों के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के नेम रिएक्शन से नहीं आएगा, ठीक है। फोर्थ है आप लोगों का रिएजेंट्स। रिएजेंट्स आप लोगों के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि आप लोगों ने ये 4-5 पार्ट कर लिए तो दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईई और नीट एग्जामिनेशंस कि आप लोग यहाँ पे रिएजेंट्स कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे नेम रिएक्शंस कर रहे हो, तो इन सब से आप लोगों का प्रॉपरली आप लोगों का पूरा परफेक्ट रिविजन हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है बच्चों ABCD वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि जो भी कंपाउंड आप लोगों को दे दिया, B से C, C से D, D से E वाले जो कंपाउंड वाले क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जन वाले, दैट इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिविजन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेजरली रोल प्ले करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों की ये है कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आप लोग करें, उससे आप लोगों का पूरा जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिविजन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म और रिएजेंट्स, कन्वर्जन और रिएक्शंस को याद करने का एक तरीका है माइंड मैप्स के थ्रू। आप लोग माइंड मैप्स के थ्रू उसको कवर अप कर सकते हैं। माइंड मैप्स दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड मैप्स यदि आप लोग जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होएगा। बस इतना आप लोग यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर लेते हो दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट। पर ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का कोई यूज़ है तो आप लोगों ने किसी और रिएक्शन में कर दिया, ठीक है। और यदि किसी और रिएक्शन का यूज़ है, जैसे सोडियम मेटल का रिएक्शन है लेकिन आप उसमें प्रोडक्ट बना रहे हो जो सोडियम लीकर अमोनिया का करता है, तो रिएजेंट में वेरिएशन आप लोगों को पता होने चाहिए। सेकेंडली हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे, और फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या कवर अप करके चलना है। फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों आप लोगों के होते हैं मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में भी मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है सबसे पहले मोल कंसेप्ट, ठीक है। मॉल के अंदर आप लोगों को जनरली स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोइकियोमेट्री को आप लोग एक बार रिवाइज कर लें, स्टोइकियोमेट्री। उसके बाद जैसे लिमिटिंग रीजेंट वाले जो क्वेश्चन है, मॉल परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन है, लिमिटिंग रीजेंट हो गया, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद आप लोगों का आता है POSE। कौन सा आता है? POSE, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों का जो चैप्टर है वो है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आप लोगों से जनरली पूछा जाता है बॉग रेडियस, ठीक है। उससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साथ में क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वांटम। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वांटम वाला और हाइजेनबर्ग वाला, ठीक है, हाइजेनबर्ग वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोगों का आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना आइडियल इक्वेशन। जितने भी गैसियस लो हैं उनसे जो भी बॉयल्स लो है और इसके अलावा जैसे गैलुसैक्स लो है, तो इनके जो ग्राफ्स हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो गैसियस लो हैं वो आप लोगों को करना है, और गैसियस लो में भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है गैसियस लॉज, ठीक है। और गैसियस लॉज में भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ्स आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो आप लोगों को करना है। आइडियल इक्वेशन आप लोगों को करना है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, आइडियल गैस इक्वेशन। और इसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट के अलावा इक्विलिब्रियम वाले पार्ट की, तो इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम।
केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं केपी और कैसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप लोगों से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ द ली शार्टलियर प्रिंसिपल। किससे पूछा जाएगा? ली शार्टलियर प्रिंसिपल से। और आयनिक में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से लेके। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों को पूछा जाता है विलेयता गुणनफल, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और उसके बाद जैसे आप लोगों का आता है KSP वैल्यू वाला, ठीक है, KSP वैल्यू, pH और बफर वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बाद क्लास 12 वाले रिडॉक्स वाला, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप लोगों को जो रिडॉक्स है वो बैलेंस करनी आनी चाहिए। रिडॉक्स यदि आप लोगों की बैलेंस होगी उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को पहचान आना चाहिए। तो रिडॉक्स भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को रिडॉक्स बैलेंस कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोगों का, तो बच्चों इस तरह से आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओगे तो अपने आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिडॉक्स के बाद हम लोग आ जाते हैं सॉलिड स्टेट पे। और सॉलिड स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का पार्ट होता है दैट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी, डिफेक्ट्स, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। और इसके अलावा रेडियस रेशियो वाला क्वेश्चन जो आ जाता है आप लोगों के, और इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे बात करें सॉलिड स्टेट के बाद लिक्विड सॉल्यूशंस की, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ द राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के बाद आप लोगों का आता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन जनरली वहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर का आप लोगों को करना है वो नहीं भूलना है, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसके अलावा आप लोगों का जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से आ जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों आप लोगों को कवर करके चलना है। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली आप लोगों को कवर करके चलना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को सबसे पहले आर्गेनियस थ्योरी, ठीक है, आर्गेनियस थ्योरी, आर्गेनियस थ्योरी के अलावा आप लोगों को कवर अप करके चलना है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आप लोगों को कवर अप करके चलना है। हो गया आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। और सरफेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किस तरीके से आप लोगों को कवर करना है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग रिएक्शंस को कैसे याद करें। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। किससे पूछे जाते हैं? केमिकल बॉन्डिंग से। और केमिकल बॉन्डिंग में जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का होता है दैट इज़ द VSEPR, ठीक है, VSEPR, VBT, हाइब्रिडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाइब्रिडेशन पूछ लिया जाएगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप लोगों से पूछ ली जाती है। उसके बाद आता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द VBT, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों से बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। यदि आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आप लोग ऐसे नहीं कि हमने क्वेश्चन तो इतने सारे लगा ली लेकिन हमें फॉर्मूला ही नहीं पता कि हम लोगों को बेसिकली करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर का। उसके बाद आप लोग आ जाओ पीरियोडिक टेबल पे। बच्चों पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को केवल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब पे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरीके से जो वैल्यू है वो एटॉमिक रेडियस की कम होती है, क्यों होती है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को जनरली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें ब्लॉक केमिस्ट्री। और बच्चों ब्लॉक केमिस्ट्री इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पूरा NCERT इसमें निकल जाओ आप, ठीक है, पूरा NCERT निकल जाओ इसमें। उसके बाहर आप लोगों का JEE मेन में तो कहीं क्वेश्चन नहीं जाता है। NCERT इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर योर ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग ये टॉपिक कर सकते हो। फोर्थ आप लोगों का आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आप लोगों के होते हैं, जैसे कि इसमें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म से जैसे लिंकेज आइसोमेर हो गया, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का CFT हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और आप लोगों का जो इसके अलावा जो आप लोगों का IUPAC वाला पार्ट है कि इस जो संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, उसका IUPAC नाम क्या होगा, तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग IUPAC नाम पे इसके ध्यान देते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज़ द वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी आप लोगों को बहुत ध्यान से करनी है। वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में एक और कॉन्सेप्ट होता है बच्चों आप लोगों का बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग भी मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर कितनी बार आप लोगों को बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बच्चों ये आप लोगों का केमिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू था, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 25 डेज में आप लोग जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। तो आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद नहीं करना है। टाइम को यूटिलाइजेशन करके हम लोग किस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अभी कोई वीडियो देख ली, बाद में यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, फिर हमने वापस से अपने कोर्स को नोट्स करना स्टार्ट कर दिया, फिर वापस से हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज़ द टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि आप लोगों को अब नहीं करना है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट टारगेट नहीं है, उनका अप्रैल वाला एग्जाम टारगेट है, लेकिन अप्रैल भी उन लोगों का इसी तरीके से टाइम वेस्ट करते 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 और अप्रैल आ जाता है। फिर वो लोग बच्चे अप्रैल में परेशान होते हैं, मैम हम लोग क्या करें, कैसे करें। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देनी है। जिन भी बच्चों का जनवरी का अटेम्प्ट उन लोगों को लगता है कि हाँ हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, हम लोगों का अच्छा जाएगा, और वैसे जिनका नहीं है उन लोगों को भी अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप लोग जनवरी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें केवल ये देख सकते हो कि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है किस तरीके से आ गए, किस तरह के क्वेश्चन इस ईयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। और तैयार रहिए अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि भगवान आपको 2 चांस देता है, तो हमें 2 में से 1 चांस तो उसे छीन लेना है। क्लियर। उसके बाद आप लोगों का आता है नीट वाले बच्चों का। तो बच्चों नीट का डेट आप लोगों का 7 मई है, और 7 मई से पहले पहले हमारे मार्च तक पूरा जो कोर्स है हम लोगों को पूरा खा जाना चाहिए। क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के हैं, जितना भी रिवीजन स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो करोगे, जितने भी स्मार्ट अप्रोच आप लोग फॉलो करते हो, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, क्योंकि दिसंबर एंड आपका लोगों का आ चुका है। कोई भी मंथ स्टार्ट होते ही आप लोग समझ लिया करो कि ये खत्म हो चुका है। इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। तो हमारा जब तक जनवरी एंड आएगा हम लोग अपना कंप्लीट काम कर चुके होंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग नो शादी नो पार्टी किसी में भी आप लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। पहले अपना फ्यूचर पे ध्यान दो, देन ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट।